डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर रश्मि, सहायक प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, HND-MJ 102 हिंदी उपन्यास तमस में आज की कक्षा में हम इकाई 13 तमस की भाषा शैली भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की इकाइयों में हमने तमस की कथा वस्तु, उसके पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथोपकथन और तमस के देश काल और वातावरण की चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर तमस उपन्यास में प्रयुक्त भाषा शैली की बात करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत इकाई के क्या उद्देश्य हैं, सबसे पहले हम उसे देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई के माध्यम से हम उपन्यास में प्रयुक्त विभिन्न भाषा शैलियों की विशिष्टताओं को समझेंगे, देशज व स्थानीय बोलियों के प्रभाव को विश्लेषित कर सकेंगे, परिष्कृत हिंदी के उपयोग और उसकी प्रभावशीलता को समझेंगे, अरबी, फारसी, शब्दावली और उर्दू शैली के प्रयोग का विश्लेषण कर सकेंगे, अंग्रेजी शब्दों व वाक्यांशों के प्रयोग और उनकी भूमिका को हम स्पष्ट कर पाएंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग का अध्ययन कर सकेंगे। उपन्यास में प्रयुक्त मुहावरों के प्रभाव और उनकी भाषाई सुंदरता को समझ पाएंगे, संवादों की नाटकीयता और कथा विकास में उनकी क्या भूमिका है उन्हें हम समझेंगे, कथानक को प्रभावी बनाने में वर्णनात्मक शैली की भूमिका का हम विश्लेषण कर सकेंगे, पात्रों की मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और कथा की गहराई को समझ सकेंगे, घटनाओं और दृश्यों को सजीव बनाने में फोटोग्राफिक शैली की क्या भूमिका है उसे हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, भाषा शैली में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक प्रभावों को समझेंगे, भाषा और शैली के समन्वय से उपन्यास में उत्पन्न साहित्यिक सौंदर्य को हम समझ सकेंगे, विभाजन काल की पृष्ठभूमि में प्रयुक्त भाषा शैली के ऐतिहासिक महत्व को हम जानेंगे और भीष्म साहनी की भाषा शैली के प्रति उनका दृष्टिकोण और उनकी लेखन कला को हम समझ पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, इन सभी उद्देश्यों को हम प्रस्तुत इकाई के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। तमस उपन्यास में भीष्म साहनी ने विभाजन पूर्व भारत के सांप्रदायिक दंगों और समाज में व्याप्त उथल पुथल का यथार्थपरक चित्रण किया है। विद्यार्थी मित्रों, यह उपन्यास केवल एक कथा नहीं है, बल्कि इतिहास के उस भयानक दौर का दर्पण है जब धर्म और राजनीति की आड़ में मानवता को कुचला जा रहा था। भाषा और शैली की दृष्टि से यह उपन्यास अत्यंत प्रभावशाली और विविधता से परिपूर्ण है, जिसमें लेखक ने अपनी रचनात्मक दक्षता का परिचय दिया है। इस उपन्यास की भाषा शैली इतनी जीवंत और प्रभावशाली है कि पाठक को घटनाओं के केंद्र में खड़ा कर देती है। तमस का मतलब होता है अंधेरा। इसमें भारत के विभाजन यानी बंटवारे के समय हुए दंगों की कहानी है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कि लेखक ने इस दर्द को दिखाने के लिए कैसी भाषा और बातचीत के तरीकों यानी कि कौन सी शैली का इस्तेमाल किया है। लेखक ने किसी एक भाषा को नहीं पकड़ के रखा है, जैसे कि हम घर पर अलग अलग भाषा बोलते हैं और बाहर अलग, वैसे ही उपन्यास के पात्र भी बोलते हैं। गरीब या गांव के लोग ठेठ बोली बोलते हैं और नेता या बड़े अफसर चालाकी और औपचारिक भाषा बोलते हैं। उपन्यास में पंजाबी भाषा का बहुत प्रयोग हुआ है, जैसे कि हरनाम सिंह अपनी पत्नी से कहता है, सुन भागे भारिये, यानी ओ भाग्यवान सुनो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। इसे कहानी बिल्कुल सच्ची लगती है। उर्दू, अरबी और शुद्ध हिंदी का मेल भी यहाँ पर दिखाई देता है। जो मुस्लिम पात्र हैं वे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उर्दू, फारसी के शब्द इस्तेमाल करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, साहनी जी की फोटोग्राफिक शैली भी सराहनीय है। उन्होंने दंगों का, खाली गलियों का और डरे हुए लोगों के चेहरों का ऐसा वर्णन किया है मानो हमारी आंखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। इसे ही फोटोग्राफिक शैली या दृश्यात्मकता कहते हैं।
इस तरह भीष्म साहनी जी ने तमस में हिंदी, पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों को मिलाकर एक बहुत ही सजीव और दिल को छू लेने वाली भाषा तैयार की है, जो सीधे हमारे दिल पर असर करती है। उनकी इन्हीं शैलियों की बात हम आज की कक्षा में विस्तार पूर्वक से करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित एक कालजयी कृति है। प्रस्तुत उपन्यास में साहनी जी की भाषा सहज, प्रवाहमयी और जनमानस के करीब है, जिससे पाठक उपन्यास के साथ गहराई से जुड़ जाता है। इस उपन्यास में देशज और स्थानीय बोलियों का व्यापक प्रयोग किया गया है, जिससे पात्रों की भाषा और संवाद स्वाभाविक लगते हैं। उपन्यास की भाषा में पंजाबी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का संयोजन हम देख सकते हैं, जो इसे और भी वास्तविक बनाता है। लेखक ने स्थान, काल और पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है, जिससे उपन्यास की प्रामाणिकता बढ़ जाती है। ग्रामीण और कस्बाई पात्रों की भाषा में क्षेत्रीय शब्दों और बोलचाल की सहजता का समावेश किया गया है। वहीं परिष्कृत हिंदी का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया है। इस उपन्यास में अरबी, फारसी शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, जिससे मुस्लिम पात्रों की भाषा में स्वाभाविकता बनी रहती है। उर्दू शैली के शब्द और वाक्य विन्यास उपन्यास की विषय वस्तु को और भी अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि में अंग्रेजी शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग भी हम देख सकते हैं, जो उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को उजागर करता है। विभिन्न शब्द प्रयोगों से उपन्यास की भाषा में सरलता और सजीवता बनी रहती है। तत्सम, तद्भव, देशज, उर्दू और अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से भाषा में गहराई आती है, जो इसे अधिक यथार्थपरक बनाती है। विद्यार्थी मित्रों, शिल्प की दृष्टि से अर्थात रचना की बनावट, प्रस्तुति और लेखन कला के आधार पर यह उपन्यास अत्यंत समृद्ध है। संवादों में नाटकीयता का समावेश इसे अधिक सजीव बनाता है। पात्रों के बीच में होने वाले संवाद न केवल कथा को गति प्रदान करते हैं, बल्कि उनके मानसिक संघर्ष को भी प्रकट करते हैं। विश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग कर लेखक ने पात्रों के भीतर चल रहे मानसिक द्वंद्व को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया है। भीष्म साहनी केवल दंगों का ही वर्णन नहीं करते हैं, बल्कि वे यह भी बताते हैं कि दंगे क्यों होते हैं, उनका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है और समाज में उनसे क्या समस्याएं पैदा होती हैं। हरनाम सिंह, नत्थू, लीजा और शाहनवाज के मनोभावों का सजीव चित्रण विश्लेषणात्मक शैली के माध्यम से लेखक ने किया है, जिससे उपन्यास की संवेदनशीलता और गहराई बढ़ जाती है। वर्णनात्मक शैली के माध्यम से लेखक ने उपन्यास के वातावरण, स्थान और घटनाओं को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। प्रकृति का सौंदर्य, दंगों की विभीषिका, वीरान गलियां और उजड़े घरों का मार्मिक वर्णन पाठकों को झकझोर कर रख देता है। उपन्यास में कई प्रसंग ऐसे हैं जहां फोटोग्राफिक शैली का भी प्रयोग हुआ है। दृश्यात्मकता इस कृति की प्रमुख विशेषता है। दृश्यात्मकता का अर्थ होता है, विद्यार्थी मित्रों, ऐसा वर्णन जिसे पढ़ते समय पाठक के सामने पूरा दृश्य आंखों के सामने जीवित हो जाए। उपन्यास की घटनाएं चलचित्र की भांति पाठकों के सामने उभरती हैं, चाहे वो दंगों के भयानक दृश्य हों, लाशों से भरी गलियां हों या भयभीत लोगों के चेहरे। इन सब का चित्रण इतना सजीव है कि पाठक उन परिस्थितियों का साक्षी बन जाता है। विद्यार्थी मित्रों, तमस की भाषा शैली इस उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता है। लेखक ने भाषा, संवाद और शैली के माध्यम से उपन्यास के भावनात्मक पक्ष को उभारने का सफल प्रयास किया है। भाषा की सहजता, शैलीगत विविधता और पात्रों के अनुरूप भाषा का प्रयोग उपन्यास को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। विद्यार्थी मित्रों, भीष्म साहनी ने इस उपन्यास के माध्यम से भाषा और शैली के प्रयोग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे यह कृति कालजयी बन गई है।
विद्यार्थी मित्रों, तमस उपन्यास की भाषा शैली के अंतर्गत हम तमस उपन्यास की भाषा, शब्द शिल्प सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य की दृष्टि का अध्ययन करेंगे। आइए पहले तमस उपन्यास की भाषा को देखते हैं। भीष्म साहनी ने का उपन्यास तमस अपने कथ्य और यथार्थवादी प्रस्तुति के साथ साथ अपनी भाषा के कारण भी अद्वितीय बना है। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी साहित्यिक रचना की प्रभावशीलता उसकी भाषा पर निर्भर करती है और तमस में भाषा का प्रयोग इतनी सजीवता और स्वाभाविकता के साथ किया गया है कि वह पाठकों को घटनाओं और पात्रों के अत्यंत निकट ले आती है। इस उपन्यास में भाषा के दो स्तर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। एक वह कि लेखक की अपनी वर्णनात्मक भाषा और दूसरी पात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा। लेखक की भाषा सहज, प्रवाहमयी और सजीव है और जो उपन्यास की संवेदनशीलता को और भी प्रभावी बनाती है। भीष्म साहनी ने भाषा के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। पात्रों की भाषा उनके सामाजिक परिवेश, वर्ग और शिक्षा स्तर के अनुसार भिन्न है। उच्च वर्ग और शिक्षित पात्रों की भाषा परिष्कृत और सुसंस्कृत है, जबकि मजदूर वर्ग और ग्रामीण पात्रों की भाषा में ठेठ स्थानीय शब्दावली और बोलचाल की शैली देखी जा सकती है। यानी कि आम लोगों की भाषा में सादगी और सीधापन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए हम देखें तो नत्थू जैसे पात्र की भाषा में हमें सरलता और सीधेपन का भाव स्पष्ट झलकता है, जबकि राजनीतिक नेताओं और अधिकारियों की भाषा में औपचारिकता और कूटनीति का समावेश है। विद्यार्थी मित्रों, तमस उपन्यास की भाषा बहुत सरल, सहज और प्रभावशाली है। भीष्म साहनी ने अपनी भाषा में व्यंग और करुणा का सुंदर संतुलन रखा है। वे सरल शब्दों के माध्यम से समाज की समस्याओं और विसंगतियों को सामने लाते हैं। उनकी भाषा पाठकों के मन को छूती है और उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। यही कारण है कि तमस एक प्रभावशाली और यादगार उपन्यास माना जाता है। भीष्म साहनी ने प्रत्येक पात्र की भाषा को उसके सामाजिक स्तर, वातावरण और संस्कृति के अनुसार प्रस्तुत किया है। इस कारण संवाद स्वाभाविक, जीवंत और वास्तविक लगने लगते हैं। विशेष रूप से पंजाबी आंचलिक शब्दों के प्रयोग से उपन्यास का वातावरण अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली बन जाता है। विद्यार्थी मित्रों, तमस उपन्यास की भाषा का विश्लेषण करते समय हमें कथा वर्णन और संवादों में विभिन्न भाषिक शैलियों के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। इनमें हम देशज और स्थानीय बोलियों से प्रभावित भाषा, परिष्कृत और मानक हिंदी का स्वरूप, अरबी फारसी शब्दों से युक्त उर्दू शैली, देवनागरी लिपि में लिखे गए अंग्रेजी के शब्द और वाक्यांश को हम देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आइए सबसे पहले उपन्यास में निहित देशज और स्थानीय बोलियों से प्रभावित हम भाषा को देखते हैं। तमस की कहानी पंजाब के नूरपुर तहसील के आसपास घटित होती है, इसलिए उपन्यास के सिख, हिंदू और मुस्लिम पात्रों की बातचीत में पंजाब की स्थानीय बोलियों का प्रभाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। भीष्म साहनी ने प्रत्येक पात्र की भाषा को उसके सामाजिक स्तर, वातावरण और संस्कृति के अनुसार प्रस्तुत किया है। इस कारण संवाद स्वाभाविक, जीवंत और वास्तविक लगते हैं। विशेष रूप से पंजाबी आंचलिक शब्दों के प्रयोग से उपन्यास का वातावरण अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली बन जाता है। ये भाषा न केवल संवादों को स्वाभाविक बनाती है, बल्कि पात्रों की मानसिकता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को भी उभारती है। हरनाम सिंह, बंतो और राजो के प्रसंग में इस भाषा का विशेष रूप से प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। राजो के संवादों में भी पंजाबी भाषा का मिश्रण मिलता है, जिससे उसकी भावनाओं और सामाजिक परिवेश को गहराई मिलती है। इस प्रकार आंचलिक भाषा का प्रयोग उपन्यास को यथार्थपरक और सजीव बना देता है। उदाहरण के लिए विद्यार्थी मित्रों, हम देखें तो हरनाम सिंह गोद में रखे हाथ जोड़ देता है और अपने ईश्वर को याद करते हुए कहता है, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, अर्थात हे मालिक, जिसके सिर पर तेरा हाथ है वह दुख क्यों पाएगा। हरनाम सिंह का पंजाबी में यह कथन, जो कि विद्यार्थी मित्रों आप पीपीटी में देख रहे हैं, इसका अर्थ है सुन भागे भारिये, यानी हमें किसी का कुछ देना नहीं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, नहीं कोई बुरा किया है।
यहाँ के लोग भी हमारे साथ भाईचारे की तरह ही रह रहे हैं। तेरी आंखों के सामने करीम खान कम से कम 10 बार कह गया है, चुपचाप बैठे रहो, तुम्हारी और कोई और तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। करीम खान से बड़ा सम्मानित व्यक्ति यहाँ पर और कौन है? पूरे गांव में एक ही सिक्का घर है क्या? गांव वालों को शर्म नहीं आएगी कि वे निहत्थे बूढ़े पर हाथ उठाएं? उपरोक्त संवाद में हरनाम सिंह के विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पंजाबी मिश्रित हिंदी का उपयोग किया गया है, जिससे भाषा अधिक स्वाभाविक और यथार्थपरक बनती है। संवादों में पंजाबी भाषा के शब्दों और मुहावरों का प्रयोग पात्रों की स्थानीयता और मानसिकता को दर्शाने में सहायक होता है। विद्यार्थी मित्रों, सुन भागे भारिये असा कदे किसे दा बुरा नहीं चेतिया जैसे वाक्य हरनाम सिंह के शांत और न्यायप्रिय स्वभाव को उजागर करते हैं। साथ ही करीम खान का उल्लेख गांव में आपसी विश्वास और भाईचारे को भी दर्शाता है। इन संवादों में न केवल भावनात्मक गहराई है, बल्कि भाषा का प्रभाव भी कथानक की गंभीरता को प्रकट करता है। इससे स्पष्ट होता है कि भीष्म साहनी ने भाषा का प्रयोग केवल संवाद भर के लिए ही नहीं किया है, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक यथार्थ को दर्शाने के लिए भी किया है। विद्यार्थी मित्रों, भाषिक शैलियों में अब हम परिष्कृत एवं मानक हिंदी के स्वरूप की बात करते हैं। तो तमस उपन्यास में परिष्कृत और मानक हिंदी का प्रयोग मुख्य रूप से धार्मिक प्रसंगों और गंभीर विचार विमर्श के समय किया गया है। ऐसे स्थानों पर भाषा साफ, व्यवस्थित और औपचारिक दिखाई देती है, जिससे संवादों को गंभीरता और गहराई मिलती है। इस प्रकार की भाषा उन प्रसंगों में अधिक दिखाई देती है जहां पर धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख किया गया है या किसी महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हैं। पूरे उपन्यास में इस भाषा का प्रयोग बहुत अधिक नहीं किया गया है, क्योंकि अधिकांश संवाद पात्रों के सामाजिक वातावरण के अनुसार स्थानीय बोलियों में लिखे गए हैं। फिर भी उदाहरण के रूप में हम निम्नलिखित अंश को देख सकते हैं। सचमुच ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसे शांति का लौकिक प्रभाव वातावरण में फैलने लगा है और शांति चारों ओर व्याप्त हो रही है। इन मुक्त कंठों से निकलने वाली शांति की ध्वनि घर घर तक पहुंच रही थी। अंतिम आहुति के समय सचमुच सभी को अपार आनंद का अनुभव हो रहा था। मंत्रोच्चार के बाद एक प्रार्थना गाई जाती थी, जिसमें पूरे चराचर जगत की सुख की कामना की जाती थी। ताली बजाकर वानप्रस्थी जी गा रहे थे, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। उपयुक्त अंश तमस उपन्यास की भाषा और उसकी भावनात्मक गहराई को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी मित्रों, इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है, जहां शांति और सामूहिक प्रार्थना का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस अंश की भाषा परिष्कृत और संस्कारिक हिंदी है, जिसमें भक्ति, श्रद्धा और गंभीरता का भाव व्यक्त होता है। शांति का लौकिक प्रभाव और चर अचर जगत जैसे शब्द उपन्यास की काव्यात्मकता भाषा को दर्शाते हैं। संवाद सरल, प्रवाहपूर्ण और आसानी से समझ में आने वाले हैं, जिससे पूरा दृश्य सजीव और प्रभावशाली बन जाता है। इस पूरे अंश में आध्यात्मिकता, मानवता और सभी के कल्याण की भावना दिखाई देती है, जो उपन्यास के भावनात्मक प्रभाव को और अधिक गहरा बना देती है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम बात करते हैं अरबी फारसी शब्दावली से युक्त उर्दू शैली की। तो भीष्म साहनी की भाषा शैली में विविधता देखने को मिलती है। जहां एक और शुद्ध हिंदी और संस्कृत शब्दावली का प्रयोग किया गया है, वहीं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू भाषा के अनेक शब्द भी उपन्यास में प्रयुक्त हुए हैं। ये भाषा विशेष रूप से मुस्लिम पात्रों के संवादों में देखने को मिलती है, जिससे उनका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश वास्तविक प्रतीत होता है। इस शैली का प्रयोग पात्रों की प्रामाणिकता बनाए रखने और उपन्यास को यथार्थवादी स्वरूप देने में सहायक सिद्ध होता है। जैसे सुनो बरखुरदार, जहां मैंने किश्ती में छेद किया था और तुम बिगड़ने लगे थे, दरअसल उस गांव का हाकिम बड़ा जालिम है। वह अपनी ऐश इशरत के लिए गरीब लोगों की किश्तियां छीन लेता है। मैंने सोचा कि इस नाव में छेद कर दूं ताकि हाकिम के आदमी इसे न उठाएं,
उसे वहीं छोड़ दे और पतन वाले का रोजगार बना रहे। मूसा चुपचाप सुनता रहा, पर अपने उस बेगुनाह बच्चे को क्यों मारा? सुनो सुनो, अभी बताता हूँ। वो बच्चा हराम की औलाद था, हलाल की नहीं। जिस आदमी की वह संतान है वो बड़ा ही जालिम और नापाक है। मैंने उस बच्चे को इसलिए कत्ल कर दिया कि बड़ा होकर जाहिल बनता और बेगुनाह लोगों पर जुल्म करता। अब बताओ, मैंने अच्छा किया ना या बुरा? उपन्यास तमस के इस अंश में भीष्म साहनी ने उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा का प्रभावशाली प्रयोग किया है, जिससे संवाद अधिक यथार्थपरक और स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। जुल्म जैसे अरबी फारसी शब्द मुस्लिम पात्रों की भाषा शैली को प्रामाणिक बनाते हैं। इस अंश में पात्र के विचारों और उसकी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। वह गलत सोच और तर्क के आधार पर अपने अपराध को सही साबित करने की कोशिश करता है। इससे उसके नैतिक पतन और समाज में फैली बुराइयों का पता चलता है। संवादों के माध्यम से लेखक ने पात्रों की मानसिकता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। यह अंश उपन्यास के मुख्य विचारों को स्पष्ट करता है, जिसमें सांप्रदायिकता, कट्टरता और नैतिक विरोधाभासों को उजागर किया गया है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने तमस उपन्यास की भाषा के अंतर्गत देशज व स्थानीय बोलियों से प्रभावित भाषा, परिष्कृत एवं मानक हिंदी का स्वरूप और अरबी फारसी शब्दावली से युक्त उर्दू शैली की बात की। आगे की कक्षा में हम अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए तमस उपन्यास में देवनागरी लिपि में प्रयुक्त अंग्रेजी के शब्द एवं वाक्यांश, शब्द शिल्प सौंदर्य, हिंदी के विशुद्ध तत्सम शब्द, हिंदी के तद्भव शब्द, देश शब्दों का प्रयोग, पंजाबी शब्द, उर्दू शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी शब्द और तमस उपन्यास में प्रयुक्त मुहावरों का प्रयोग के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद। स्वाध्यायः